आज हम लोग बेंडिंग इक्वेशन की डेरिवेशन को देखेंगे। तो बेंडिंग इक्वेशन की डेरिवेशन पे जाने से पहले दो बातें हमको डिस्कस करनी है। सबसे पहला, बेंडिंग क्या होती है बीम में, कितने तरह की बेंडिंग हो सकती है। तो दो तरह की बेंडिंग हो सकती है, एक प्योर बेंडिंग होता है और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग। नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग, क्या डिफरेंस है दोनों में। नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग, देखिए अगर बीम के किसी सेक्शन पे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डेवलप हो रहा है, शेयर फोर्स डेवलप नहीं हो रहा है, शेयर फोर्स जीरो है, किसी सेक्शन पे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो उस बेंडिंग को हम लोग प्योर बेंडिंग कहते हैं। वहीं अगर बीम के किसी सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट के साथ साथ अगर शेयर फोर्स भी डेवलप होता है तो उस बेंडिंग को नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग कहते हैं, राइट। अब जो हमारी बेंडिंग इक्वेशन होती है, एम अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये इक्वेशन है हमारी बेंडिंग इक्वेशन की, जिसको हम डिराइव करेंगे अभी। तो ये जो इक्वेशन है हमारा, ये प्योर बेंडिंग के लिए वैलिड होता है, प्योर बेंडिंग के लिए वैलिड होता है। हालांकि इसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग में जो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, नेग्लिजिबल होती है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करके नॉन यूनिफॉर्म बेंडिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं एजम्पशन की, एजम्पशंस की बात करते हैं। तो एजम्पशंस इन थ्योरी ऑफ बेंडिंग, इन थ्योरी ऑफ बेंडिंग सबसे पहला एजम्पशन देखिए क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो सबसे पहला जो एजम्पशन है हमारा वो है प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। देखिए इसका क्या मतलब है। ऐसा समझ लेते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा कोई बीम है, ठीक है। इस बीम का मैंने कुछ dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसिडर किया, ठीक है। मान लेते हैं इस बीम पे ट्रांसवर्स लोड आ रहा है ऊपर से, तो इसमें कुछ बेंडिंग होगी इस तरीके से, तो इस एलिमेंट पे भी बेंडिंग आ रहा होगा, राइट। तो इस बेंडिंग, ये जो एलिमेंट लिया हमने, इसका शेप अगर हम देखेंगे टॉप फाइबर पे कंप्रेस, इसका कुछ न्यूट्रल एक्सिस होगा यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये मटेरियल हुक स्लो को ओबे कर रहा है तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो क्रॉस सेक्शन के सीजी से पास करता है, राइट। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाले जो मेंबर है उसमें कंप्रेशन आता है, जिसकी वजह से ये जो शेप है इस एलिमेंट का ये कुछ इस तरीके से चेंज होता है, राइट। तो क्या समझ पा रहे हैं, टॉप पे जो देख रहे हैं हम लोग लेंथ वो डिक्रीज हो रही है, बिकॉज टॉप में कंप्रेशन आ रहा है और बॉटम की लेंथ इंक्रीज हुई, राइट। इसका मतलब यहाँ पे बाहर की तरफ फोर्स आ रहा है, टेंशन डेवलप हो रहा है, तो बॉटम में टेंशन, टॉप में कंप्रेशन, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं आप, राइट। तो क्या ध्यान रखने वाली बात है, ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप, ये जो प्लेन देख रहे हैं, ठीक है। ओरिजिनली ये रेड में ये प्लेन था, आफ्टर बेंडिंग प्लेन अब ये रह गया। तो यहाँ पर ये जो प्लेन है हमारा इंक्लाइंड प्लेन, ये बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद प्लेन रहना चाहिए। क्या मतलब है, ये बीम, हमारा बीम है, ठीक है। मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस है, तो जो स्ट्रेन का वेरिएशन है, स्ट्रेन का वेरिएशन वो लीनियर होगा। टॉप पे कंप्रेशन आ रहा है और बॉटम में टेंशन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, इसको जो आप देख पा रहे हैं, ये प्लेन हमारा ये लीनियर होना चाहिए। दिस इज स्ट्रेन वेरिएशन, दिस इज स्ट्रेन वेरिएशन, ठीक है। तो प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, या फिर इसी को बोल सकते हैं हम लोग कि स्ट्रेन जो वेरिएशन है यहाँ पर, स्ट्रेन वेरिएशन वो क्या है, लीनियर है, राइट। स्ट्रेन वेरिएशन लीनियर है। अच्छा, नॉन लीनियर कब होगा,
देखिए ऐसा भी हो सकता है कई बार वेरिएशन कुछ इस तरीके से आए, प्लेन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाए, राइट। ये जो प्लेन है जो अभी लीनियर दिख रहा है हो सकता है कुछ इस तरीके से नॉन लीनियर हो जाए, तो यहाँ पर कंप्रेशन आ रहा हो, राइट। ऐसा कब होगा, जब सेक्शन में शियर स्ट्रेस डेवलप होगा, राइट। जब शियर स्ट्रेस डेवलप होता है तो शियर स्ट्रेस की वजह से शियर डिफॉर्मेशन आती है, शियर डिफॉर्मेशन आती है, और शियर डिफॉर्मेशन होने की वजह से ये प्लेन लीनियर नहीं रहता, नॉन लीनियर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे केस में ये नहीं होना चाहिए, द स्ट्रेन शुड बी लीनियर। फर्स्ट एजम्पशन तो ये रही। अब बात करते हैं सेकेंड एजम्पशन की। सेकेंड एजम्पशन है वो मटेरियल, जो भी मटेरियल है हमारा यहाँ पर आरसीसी, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, सॉरी, जो भी मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं, वो हुक्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। मटेरियल शुड फॉलो हुक्स लॉ, ठीक है। हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। देखिए शॉर्ट में बता देता हूँ आपको, जब हम किसी माइल्ड स्टील पे टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं, ठीक है, और स्ट्रेस और स्ट्रेन का वेरिएशन देखते हैं, तो स्ट्रेन का वेरिएशन स्ट्रेस के लीनियर रहता है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, कुछ इस तरीके से ये वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर हम देख रहे हैं तो ये लीनियर है, राइट, ये वेरिएशन लीनियर है, इसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोल सकते हैं। इसके बाद इलास्टिक लिमिट, देन अपर यील्ड, लोअर यील्ड, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट्स आते हैं, तो वो अभी हमको नहीं देखना है। तो ये दो एजम्पशंस हो गई, मटेरियल शुड फॉलो हुक्स लॉ। तीसरा एजम्पशन जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू होती है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टेंशन में और कंप्रेशन में सेम होगी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इन टेंशन एंड कंप्रेशन आर सेम, ठीक है। फोर्थ एजम्पशन है, जो भी हमारा बीम है यहाँ पर, उसका जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहना चाहिए अलोंग इट्स लेंथ, ठीक है। मतलब बीम जो है प्रिज्मेटिक होना चाहिए, बीम शुड बी प्रिज्मेटिक, ठीक है। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है, सॉरी, कांस्टेंट सेक्शन थ्रू आउट, ठीक है। जो भी सेक्शन है बीम का वो कांस्टेंट रहना चाहिए, कांस्टेंट सेक्शन थ्रू आउट, ठीक है। और एक एजम्पशन और देख लेते हैं, फिफ्थ लास्ट, जो भी लोडिंग आ रही है बीम पे वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, राइट। लोडिंग मस्ट बी परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, लोडिंग मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, टू द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, राइट। इस तरीके से अगर कोई बीम है, ये इसका लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होता है, तो लोडिंग जो है इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर आना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 एजम्पशंस थे। अब हम आते हैं सीधा डेरिवेशन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बेंडिंग इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं। बेंडिंग इक्वेशन, इसी को फ्लेक्सुरल इक्वेशन भी कहते हैं। फ्लेक्सुरल इक्वेशन क्या इक्वेशन थी, m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, राइट। दिस इज अवर बेंडिंग इक्वेशन। हेयर m इज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, i क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, y is the depth from neutral axis to extreme fiber, e is the modulus of elasticity, r is the radius of curvature, ठीक है। तो डेरिवेशन पे जाने से पहले कुछ नोट में हम देख लेते हैं जिसका यूज होने वाला है आगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है,
किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसको हम लोग जनरली आई से डिनोट करते हैं, यही हमारा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कहलाता है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। मैथमेटिकली देखें, मान लेते हैं कुछ एक रैंडम एरिया है, ठीक है, इसको हम डी ए से डिनोट करते हैं। इस एरिया का अगर मुझे मोमेंट निकालना है किसी एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट निकालना है, तो मान लेते हैं इसके सी जी से इस एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है वो y है, ठीक है। तो इस एरिया की वजह से कितना मोमेंट आ रहा है इस एक्सिस के अबाउट, I विल बी इक्वल टू सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया क्या होगा, डी ए इंटू वाई, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया विल बी दिस, I विल बी वाई स्क्वायर डॉट डी ए। फर्स्ट पॉइंट तो ये समझना। चलिए अब देखते हैं हम लोग ये मेरा कोई बीम है, ठीक है। हमने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, एक कंसिडर कर रहे हैं इसको, जिसकी लेंथ है मान लेते हैं dx। इसका कुछ न्यूट्रल एक्सिस होगा, कुछ न्यूट्रल एक्सिस होगा, ठीक है। अगर इसमें लोड लग रहा है, सैगिंग हो रही है, तो कुछ इस तरीके से बेंडिंग आएगी, कुछ इस तरीके से बेंडिंग आएगी। तो ये जो एलिमेंट का शेप है, अभी हमने देखा पीछे, कुछ इस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। इस शेप को हम नीचे बनाना चाह रहे हैं, इसको यहाँ बना के देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा एक्सजरेट करके बना रहा हूँ मैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग आसानी हो, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये कुछ इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, उतना सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है पर समझ जाइएगा, ये है न्यूट्रल एक्सिस, ओके। इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट था कि जब भी बीम में बेंडिंग होगी तो उसका जो डिफ्लेक्टेड शेप होता है, वो डिफ्लेक्टेड शेप एक सर्कल के पार्ट का हम एज्यूम कर सकते हैं, सर्कुलर पार्ट का कोई एक हिस्सा है इस तरीके से, तो उसका कुछ रेडियस भी होगा, है ना। तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस पे या फिर टॉप फाइबर पे या बॉटम फाइबर पे हम देख रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफ्लेक्टेड शेप जो है इसका, वो सर्कल के एक आर्क की तरह है, राइट। तो अगर हम पीछे इसको एक्सटेंड करते हैं यहाँ से, तो कहीं पे ये मीट करेंगे, कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है, उसको मान लेते हैं कि डी थीटा एंगल आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस तक ये जो डिस्टेंस है इसको आर मान लेते हैं। बेसिकली इसको हम एक सर्कल मान रहे हैं कि सर्कल का पार्ट है, ठीक है। तो इसका कुछ रेडियस होगा, राइट। अब हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, बेसिकली हुक्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यहाँ से स्ट्रेस विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, राइट। तो इस इक्वेशन से, इस फिगर से हम लोग स्ट्रेन को निकालेंगे, स्ट्रेन का एक्सप्रेशन, और उसको यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेन को कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए क्या करते हैं हम, न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस नीचे किसी एक फाइबर को कंसिडर करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पे हम किसी एक फाइबर को कंसिडर कर रहे हैं, और ये देखना चाह रहे हैं कि चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है। स्ट्रेन निकालने के लिए चेंज इन लेंथ चाहिए, ओरिजिनल लेंथ तो ये है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ तो ये है। तो चेंज इन लेंथ क्या होगी, ये जो यहाँ डेवलप हो रहा है, ये वाली, राइट। अच्छा, ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है डी थीटा, सिमेट्रिकल बेंडिंग है, तो ये कितना होगा, हाफ होगा उसका, डी थीटा बाई 2। ये भी कितना होगा, डी थीटा बाई 2, राइट। तो ये कितना होगा, इसको अगर हम बनाना चाहें इस तरीके से, दिस इज डी थीटा बाई 2, दिस इज वाई डिस्टेंस, तो ये कितना होगा, यहाँ पे ये होता है y डॉट डी थीटा बाई 2, पढ़ा होगा बचपन में आपने,
एक सेक्टर है कोई, ठीक है, किसका थीटा एंगल है, आर रेडियस है, तो आर की लेंथ कितनी होगी, एल विल बी इक्वल टू आर डॉट थीटा, पढ़ा हुआ है हमने। ओके, सो ये जो लेंथ है ये होगी वाई डॉट डी थीटा बाई टू। उसी तरीके से ये वाली लेंथ भी सेम होगी बिकॉज सिमेट्रिकल बेंडिंग है, वाई डॉट डी थीटा बाई टू, ठीक है। अब हम डिराइव कर सकते हैं, तो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, देखिए जो डी एक्स एलिमेंट की लेंथ है वो कितनी होगी, अगर हम इस फिगर को कंसिडर करें, डॉटेड वाले शेप को देखें इस तरीके से, ये एंगल कितना है डी थीटा, ये हमने कितना एज्यूम किया आर, राइट, और ये हमने डी एक्स माना है, तो डी एक्स विल बी इक्वल टू आर डॉट डी थीटा, दिस इज द ओरिजिनल लेंथ, ओके। व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ, कितना चेंज इन लेंथ आ रहा है, चेंज इन लेंथ एट वाई डिस्टेंस बिलो न्यूट्रल एक्सिस, देख रहे हैं यही तो है चेंज इन लेंथ, ये और ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स वाई डॉट डी थीटा बाई टू, राइट, यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई डॉट डी थीटा, दिस इज आवर चेंज इन लेंथ, और ये है ओरिजिनल लेंथ। यहाँ से हम लोग स्ट्रेन लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, what is change in length, y dot d theta, what is original length, r dot d theta, यहाँ से strain epsilon will be equal to y upon r, right, for Hooke's law stress is proportional to strain and stress will be equal to modulus of elasticity multiplied by strain। अब हम इस strain की वैल्यू को यहाँ पुट करने वाले हैं जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, तो स्ट्रेन की जगह पे क्या आ जाएगा, y अपॉन आर, राइट, इस तरीके से। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन y विल बी इक्वल टू ई अपॉन आर, ठीक है, ये है इक्वेशन, मेन इक्वेशन, ठीक है, इसको मान लीजिए फर्स्ट। अब बात करते हैं दूसरे इक्वेशन की, फर्स्ट टर्म तो हमने निकाल लिया, देखिए सिग्मा अपॉन वाई, देख रहे हैं इधर, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अब मोमेंट वाला टर्म रह गया एम अपॉन आई, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है, उसके लिए फिर से डायग्राम देखते हैं। मान लेते हैं ये कोई हमारा बीम का सेक्शन है, कुछ इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा, ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से किसी वाइड डिस्टेंस पे हमने एक एलिमेंट लिया, ठीक है, इसका एरिया हम dA मान ले रहे हैं, स्मॉल एरिया, इस एरिया की वजह से यहाँ पे कुछ स्ट्रेस भी आ रहा होगा बाहर की तरफ, राइट, सिग्मा स्ट्रेस आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ फोर्स डेवलप हो रहा है, देख पा रहे हैं, इस फोर्स की वजह से कितना मोमेंट आ रहा है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक है, हम मोमेंट से उस इक्वेशन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो मोमेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट, इन फिगर अगर हम देखें तो जो स्मॉल एरिया है DA, स्मॉल एरिया DA में कुछ फोर्स डेवलप हो रहा होगा, वो फोर्स कितना मोमेंट डेवलप कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, राइट, तो कुछ स्मॉल मोमेंट होगा DM, क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स को स्ट्रेस इनटू एरिया मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है y डिस्टेंस पे लग रहा है, राइट, ये तो है स्मॉल मोमेंट जो स्मॉल एरिया पे फोर्स आने की वजह से आ रहा है। अब बात करते हैं पूरे सेक्शन पे कितना मोमेंट होगा, पूरे सेक्शन पे मोमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग, पूरे सेक्शन के एरिया से इंटीग्रेट कर देंगे अगर, तो मेरे को मोमेंट मिल जाएगा,
यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, m विल बी इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की इक्वेशन फ्रॉम 1 ई वाई अपॉन आर, राइट, डी ए इंटू वाई। ओके, सो m विल बी इक्वल टू, यहाँ से e अपॉन आर कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डॉट डी ए, राइट। अच्छा, m विल बी इक्वल टू e अपॉन आर, अब देख रहे हैं अगर ध्यान से, वाई स्क्वायर डॉट डी ए क्या है ये, दिस इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया जो कि मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, राइट। तो अगर मैं पूरे एरिया का मोमेंट, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया निकालता हूँ तो वो कैपिटल आई होगा। तो यहाँ से m अपॉन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर हम लिख सकते हैं आफ्टर रीअरेंजिंग, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 क्या था, सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m अपॉन आई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, विच इज आवर रिक्वायर्ड बेंडिंग इक्वेशन।